आपका बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम सत्ता के रण में। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, दूसरे चरण का मतदान है बिहार में, तो वहीं मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों को लेकर मतदान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। राज्य सरकार के 12 मंत्री समेत कुल 355 उम्मीदवार मैदान में है। चुनाव के दौरान 63,67,751 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और आपको बता दें, यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। कोविड-19 को देखते हुए कोरोना महामारी के चलते मतदान का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया गया है। आखिरी 1 घंटे में कोरोना संक्रमित मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में इतनी सीटों पर पहली बार चुनाव हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी खास बात है। कहने को तो ये 28 विधानसभा को लेकर उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव किसी आम चुनाव से कम नहीं है। जिस तरह का सियासी माहौल लगातार मध्य प्रदेश में बनता दिखाई दिया है, इस चुनाव से तय होगा कि राज्य में भाजपा की सरकार रहेगी या फिर कांग्रेस अपनी खोई सत्ता को वापस पाती है। क्योंकि जिस तरह से मुकाबला लगातार देखने को मिल रहा है और 28 में से 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, तो वहीं बची 3 सीटों पर त्रिकोणीय जो है कंपटीशन मुकाबला देखने को मिल रहा है बसपा मैदान में। इसके चलते बीजेपी, कांग्रेस और बसपा में मुकाबला है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आज भाग्य का फैसला जिस तरह से ईवीएम में कैद होना जा रहा है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, राकेश सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर गुलरेज शेख, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, माहौल काफी गर्म है। जिस तरह से देखा जाए, लगातार सियासी गलियारों में एक घमासान की स्थिति पूरे चुनावी समर में देखने को मिली है। और आज 3 तारीख को मतदान लगातार जारी है सुबह 7 बजे से। और दोनों ही दलों को लेकर बात की जाए तो अपने अपने स्तर पर जीत के लगातार दावे करती रही, लेकिन जिस तरह से मतदान का प्रतिशत लगातार निकलकर सामने आ रहा है और क्या कुछ स्थिति इसको लेकर बनेगी, चुनाव नतीजे बताएंगे। किस तरह देखा जाए इस उपचुनाव को? मध्य प्रदेश में पहली बार 28 विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। पंकज जी, उपचुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो ये बड़े मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक चुनाव है। ऐसा कभी अवसर उपस्थित नहीं हुआ है। ये मुझको लगता है कि इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये शिवराज सिंह चौहान का 4था कार्यकाल है, और खासकर उस अवसर पर जबकि वे पिछला विधानसभा चुनाव की सरकार हार गई थी, उनकी पार्टी। और तीसरा इस दृष्टि से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो इस बात की परीक्षा है। और चौथा ये कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के सामने भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेके एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए अवसर सामने आया है जी। उन्हें भी अगर ये तीनों ही लोग इन चारों विषयों पे विजय प्राप्त करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि राजनीति से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसकी मुझको ज्यादा संभावना इसलिए लग रही है क्योंकि मुझको लग रहा है कि ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं जी, और सरकार में शिवराज सिंह चौहान है ही, तो शायद सबका लाभ होता है, तो एक लाभ तो नजर आएगा जी। तो अभी कुछ शिकायतें तो पता कि सरकारी में क्या भूमिका रही है और क्या उसमें जो है स्थितियां सामने आई हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो परिस्थितियां लगती हैं कि लगातार जो सीटें खाली होती गई कांग्रेस की इस्तीफे हुए या अन्य कारणों से, तो मुझे लग रहा है कि परिस्थिति में जो कम जा रही है कि बहुमत के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्षमा करें बहुमत के लिए, तो कहीं न कहीं पलड़ा जो है वो बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर जरूर आ रहा है जी। जो खासकर ग्वालियर और चंबल का क्षेत्र है, वहां पे बड़ी एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का जड़ों से जुड़ा हुआ पुराना कार्यकर्ता है, उसके सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल एक बड़ी बात है यहाँ पर। और जिस तरह से देखा जाए बीजेपी का पर्दा भारी होने की बात है, पंकज जी आप कहते दिखाई दे रहा है, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बहुमत के करीब बीजेपी है जबकि कांग्रेस काफी दूर है, तो ऐसे में जो है तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। डॉक्टर गुलरेज शेख, क्या कहेंगे? बड़ी चुनौती आपके लिए भी सत्ता को बरकरार रखना है और जिस तरह से
15 महीने के कार्यकाल को लेकर, कमलनाथ को लेकर आपने लगातार एक मुहिम चलाई और इसको लेकर अभियान चलाते हुए कांग्रेस पर और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा, एक अलग भूमिका बनाने की कोशिश की है, क्या कहेंगे आप? जी गुरुनाथ जी। केवल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का नहीं है, यह राजनीति में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का भी चुनाव है। जो लोग ये कहते हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा करके चले जाते हैं कि किसानों का ये काम नहीं हुआ तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा, 15 महीने तक सरकार चलती रहती है, आप बेरोजगार युवाओं को झूठे सपने दिखा देते हैं कि उनकी जेब में 4000 रुपए महीना देंगे और आप अपना राज करते हैं, आप अपनी मस्ती मारते हैं। ये लोकतंत्र में नहीं होता, यह राजतंत्र में होता है और भारत लोकतंत्र है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना आवश्यक है। तो ये चुनाव केवल कोई शिवराज वर्सेस कमलनाथ, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, यह राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का चुनाव है। यह इस बात को फिक्स करने का चुनाव है कि कोई भी दल हो उसको अपने जो शपथ पत्र है, अपना घोषणा पत्र है, अपना विजन डॉक्यूमेंट है, अपना कांग्रेस को लेके आप कहें उसको आपको अकाउंटेबल है, आपको जो आप जनता को वादे करते हैं उसको पूर्ण करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपने जनता से वादा किया, उनको मूर्ख बनाया, उनका वोट लिया और आप राज कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। इन चीजों का अंत करने का चुनाव है, तो ऐतिहासिक चुनाव है। मुझे लगता है इसमें नैतिकता जीतेगी और नैतिकता इसी को कहते हैं कि जो आपने वादा किया उसका पूर्ण करे और वादा खिलाफी करने वाला गद्दार होता है। चलिए, गद्दार बात यहाँ पर फिर निकलकर सामने आ गई। गद्दार को लेकर पूरा चुनावी घमासान लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिलता रहा है। क्या कहेंगे राकेश सिंह जी कि जो जनता से वादे पूरा नहीं करे वो गद्दार है, और एक गद्दार आप किसी और अंदाज में परिभाषित करते नजर आ रहे हैं जब से चुनावी माहौल बनता दिखाई दिया, क्या कहेंगे? वादा खिलाफी का लगातार आरोप लग रहा है आपके। देखिए, बहुत स्पष्ट चुनाव है। जब आपका घर सुरक्षित होगा वही आप प्रदेश सुरक्षित कर पाएंगे और फिर देश के बारे में सुरक्षा की सोचेंगे। जिस घर में गद्दार और विश्वासघाती होते हैं वहां का चुनाव सिर्फ गद्दार और ईमानदार के बीच का चुनाव है, क्योंकि विकास के जितने मुद्दे हैं वो तो कमलनाथ जी जितना बेहतर विकास कर सकते थे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। रोड, ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, ये सब बनना है, ये नियमित प्रक्रिया ये बनती है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या कर वोटों को बेच के जिन लोगों ने सरकार गिराई वो 25 लोग, वो किसी भी सूरत में किसी भी पार्टी के हों वापस सत्ता में विधानसभा में नहीं आना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र का महत्व खत्म हो जाएगा। आज सवाल इस बात का नहीं है कि विकास से क्या वादे थे, क्या हुए क्या नहीं हुए, आज धोखे का सवाल है। तो पार्टी के साथ धोखा करा, लोकतंत्र के साथ धोखा करा, वोटों के साथ धोखा करा और खरीद फरोख्त करके आपने सरकार गिराई। तो ये सीधा सा प्रश्न जनता के सामने कि हमें एक ईमानदार व्यक्ति को चुनना है या गद्दार को चुनना है। भारतीय जनता पार्टी बात करती है संस्कारों की, इनकी वही पार्टी थी अटल जी की, जब एक वोट के लिए उन्होंने केंद्र में सरकार गिरा के आ गए थे, वोट नहीं खरीदा था। आज ये शिवराज सिंह चौहान की पार्टी है, उनकी जो साधना उन्होंने 15 साल करी है उसकी पार्टी है जो पैसों से खरीदती है। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी है जो बोली लगा के लोगों को खरीदते हैं। ये चुनाव जीतना नहीं जानते हैं, ये खरीदना जानते हैं। आज जो आंकड़ा बढ़ रहा है मतदान का, तो सीधा सीधा इंडेक्स है कि भारी मतों से 28 सीटों पर सारे उम्मीदवार हार रहे हैं और एक तरफा। चलिए, दावों में कितनी सच्चाई है तो 10 नवंबर को राकेश जी पता चलेगा, लेकिन दोनों ही पार्टियां लगातार जीत का दावा करती दिखाई दे रही है। फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पर, लेकिन उपलब्धि नहीं। राकेश जी, बिल्कुल आप भी पुरजोर तरीके से दावा करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी आत्मविश्वास से लबरेज है कि पूरी की पूरी 28 सीटें हम ही जीत रहे हैं। फिलहाल जनता के मन में क्या है 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ जी को सुनाते हैं क्या कुछ उनका कहना है, उनकी जो विचार सामने आ रहे हैं जो मतदान के दौरान। प्रशासन, पुलिस, पैसा, शराब, सब कुछ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, जनता का मन का एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं है। और जिस प्रकार उनके साथ 15 साल धोखा हुआ, जिस प्रकार उनके साथ 8 महीना मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सौदे की सरकार बना के, बिकाऊ सरकार बना के, ये मध्य प्रदेश के मतदाता और खास 28 सीटों के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जितना झूठ बोलने शिवराज सिंह जी का सहारा केवल झूठ बचा है।
झूठ और घोषणाएं। तो सुना क्या कुछ कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, बीजेपी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे पंकज जी, मैं रुक करूंगा लेकिन एक प्रतिक्रिया गुलेज शेख जी से ले लूं। गुलेज जी क्या कहेंगे, यहां पर भी छूट का सहारा लेकर बीजेपी के आगे बढ़ने की बात कहते नजर आ रहे हैं कमलनाथ, यहां पर भी वादा खिलाफी की बात कहते नजर आ रहा है, खरीद फरोख्त की बात आ रही है, तो वहीं जनता के साथ धोखा देने की बात भी जो है कमलनाथ कहते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे गुलेज जी? देखिए, ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी हो या कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हो, जैसे ये सूरज को दिए का प्रकाश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि खरीद फरोख्त की, आपको क्या लगता है जो आदमी राजमहल में पैदा हुआ, राजमहल में रहता है, जिसको खुद को नहीं पता कि उनकी संपत्ति कितनी है, वो उनको कोई खरीद बेच सकता है? पूरी कांग्रेस खरीद ले वो आदमी, वो उसकी जेब में इसलिए पता है कि कमलनाथ जी जैसे 10 खरीद सकता है। मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिरादित्य जी की। भारतीय जनता पार्टी को खरीद लिया क्या? शिवराज सिंह को खरीद लिया कि कोई भी यदि आपका 25 नेताओं का राकेश जी फिर आऊंगा मैं आपके पास, गुलेज जी की बात पूरी होने दीजिए। राकेश जी आऊंगा मैं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहना चाह रहे हैं आपके राकेश जी, गुलेज जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं फिर करूंगा आपके पास। आप खुद ही गुलेज जी बात जारी रखिए। राकेश जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। राकेश जी और नरोत्तम मिश्रा को खरीद के जेब में रख लिया। राकेश जी ऐसे ना आप गुलेज जी की बात सुन पाएंगे ना गुलेज जी आपकी बात सुन पाएंगे? कहा ना 25 विधानसभा के घर बैठे क्या वो उनका भविष्य क्या हुआ है? सत्ता के लालच में आपने भेज दिया मध्य प्रदेश को, धोखा दिया मतदाताओं को, फिर आप बात करते सुचिता की कौन से संस्कार है यार? चलिए राकेश जी गुलेज जी दोनों को रोकूंगा। यहाँ पर पंकज जी से मैं जानना चाहूंगा, पंकज जी जिस तरह से लगातार खरीद फरोख्त की बात मध्य प्रदेश की सियासत में होती रही, हालांकि जब चुनावी समर बनना शुरू हुआ था, चुनावी मौसम जब बना था, कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता दिखाई दिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी चुनावी शोर बढ़ता गया और माहौल बदलता गया, सियासी रंग में पूरा चुनाव रंगते नजर आए, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत प्रहार भी होते नजर आए और एक बयानबाजी का ऐसा दौर चला कि पूरे जो मुद्दों को लेकर सियासत थी एक अलग रुख में जाती दिखाई दी। तो क्या लगता है पूरे चुनावी जो बिसात में है, मुद्दों की बात कहां पर होती दिखाई दी और जिस तरह से व्यक्तिगत प्रहार किए गए उनको लेकर किस तरह देखा जाए? पंकज जी देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जी और दल बदल का कानून है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चीजें इसी प्रकार से चलेंगी क्योंकि प्रजातंत्र को राजनीतिक दलों ने अपनी सुविधा और अपनी सत्ता के हिसाब से ढाल के रखा हुआ है। जी दूसरी चीज, कानूनों में बदलाव हुआ है क्योंकि पहले जो हरियाणा में आयराम गैराम की जो राजनीति चली थी उसकी तुलना में रिफॉर्म्स काफी आए हैं, लेकिन अब जो एक राजनीतिक अपराध होता है और जो राजनीतिक बुराइयां पैदा की जाती हैं वो इतनी ज्यादा, जैसे आप देखिए साइबर क्राइम कितना विकसित होता जा रहा है, इन्वर्टेड क्राइम विकसित हो रहा है, और उसके खिलाफ जो कदम उठाने चाहिए वो कदम जो है वो कम है, और वो जो क्राइम करने की उनकी जो बुद्धि जो है वो काम कर रही तेजी से बहुत ज्यादा है। तो ये इसको उल्टा करके देखना पड़ेगा। तो अगर जो रिफॉर्म आए हैं और राजनीतिक संसदीय प्रजातंत्र में राजनीतिक दल जिस प्रकार से उसका और भी गलत तरीके से उसका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को से ही भूमिका की अपेक्षा नहीं होती है। विधायिका को, कानून को और जो है उसको बहुत ही सख्त करना पड़ेगा। कुछ ऐसे दांडिक प्रावधान करने होंगे कि अगर कोई दल बदल करना पड़ेगा अगर, तो देखिए सीट तो लोग खाली करने के लिए तैयार, अब तो वो चीज भी खत्म हो गई। तो अब कुछ ऐसी चीजें करना पड़ेगा कि लोग कभी भी दल बदल करने के बारे में सोचे ही नहीं जी। या उनकी संस्था जो है 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दी जाए, या वो 10 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते अगर वो 2018 से उनको अचानक इतना मोह भंग हो गया है। तो ये चीजें कुछ ऐसी सख्त करना पड़ेगी, तब जाकर रोक लगती है। एक चीज ज्यादा सामने जो एक परिस्थिति पैदा हुई है, जो दुविधा हुई है, तो कांग्रेस के लिए सोचने की बात कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि उनकी पार्टी का एक इतना बड़ा नेता वो पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ जी। तो उनको ये बात सही है कि उनको अपनी जो घरेलू परिस्थितियां हैं उनको उसको नजरअंदाज कर नहीं देखना चाहिए था, और जिस प्रकार से उस नेता की उपेक्षा हो रही थी उससे ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर ये एक सहमति थी कि अगर ये जाते हैं तो उनको जानिए जी। चलिए बिल्कुल अगर जी बनेगी तो मैं सोचता हूं कि ये कांग्रेस के लिए सुखद तो नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी कोई साधु संतों की पार्टी है नहीं, ठीक है, साधु संतों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। तो सत्ता की राजनीति में जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं
उनको स्वीकार किया जा सकता है। वो जितने सेवा के कार्य, जितने आदर्श के कार्य होते हैं, वो जितने भी ऐसे कार्य जो स्वाध्याय से जुड़े होते हैं, हमारे पंकज जी, सत्ता की बुराइयों में एक बुराई ये भी निकलकर सामने आई इस बार चुनावी माहौल में कि अब शब्दों का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, बयानबाजी जिसको लेकर लगातार सियासी घमासान मचता रहा। फिर इस बात को लेकर आपकी तरफ रुख करूंगा। राकेश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात जब जब निकलकर सामने आती है तब तब ये बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की गई कांग्रेस में, जिसके चलते उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, और उसके बाद आपने उनको जो परिभाषित किया, गद्दार की डेफिनेशन उनको देते नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, क्यों उनको नजरअंदाज किया गया, क्यों उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, या फिर यह कहा जाए कि कांग्रेस क्यों नहीं ऐसी रणनीति लेकर चल रही थी कि यह नौबत ही नहीं आती? देखिए, महत्वाकांक्षी जब व्यक्ति हो जाता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है। जसवंत सिंह उनको निकाला गया, उमा भारती को एक बार निकाला गया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जब व्यक्ति पार्टी से बड़ा समझने लगता है, जब वो ये समझता है कि उसके दम पे पार्टी है, उसके दम पे सारे कार्यकर्ता है और वो खुद एक पार्टी बन गया है, तो आदमी की महत्वाकांक्षा उसको ले डूबती है। तो यही सिंधिया के साथ हुआ है, क्योंकि आज वो भाजपा में जाने के बाद भी खुले मन से ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पंजे पे वोट देना। आपकी मानसिक स्थिरता यानी सही नहीं है। आप मानसिक सही अवस्था में आप चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को अपना नहीं पाए, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपके अहंकार के लिए आप लड़ रहे हैं। आप फोन करके लोगों को बोल रहे हैं मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये सिंधिया जी की रिकॉर्डिंग वायरल हुई, सबने सुनी। एक जगह भी उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया। मेरे सिंधिया परिवार, मेरी प्रतिष्ठा है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, अभी कैसे भी वोट दिला दो। तो व्यक्ति बड़ा नहीं होता है प्रजातंत्र में, पार्टी बड़ी होती है, पहली चीज। अगर वो पार्टी के कायदे कानून समझते, मानते हो, अपनी महत्वाकांक्षा को इतना बड़ा नहीं करते, तो शायद आज इस दुविधा में नहीं होते कि वो कांग्रेस के होकर भी आज हमारे सामने पराये होकर लड़ रहे हैं, और उन्हें मजबूरन गद्दार बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने वही कहानी दोहराई है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनके परिवार ने दोहराई। अगर आप ईमानदार हैं, आज आप बोलते हैं कि आप सुचिता में पहुंच गए हैं, बीजेपी के लिए तो आप पैदा हुए थे, तो आपको सबसे पहले झांसी की रानी के अपमान के लिए माफी मांगना थी, इमरती देवी से पहले। आपको बिल्कुल हाथ जोड़ के उनकी समाधि ग्वालियर में आपको जाना था, लेकिन आप कभी नहीं जाते, ना आपका परिवार जाता है। और अभी तो बीजेपी ने भी जाना छोड़ दिया है, झांसी की रानी का नाम लेना छोड़ दिया है, क्योंकि वो डरे हुए हैं सिंधिया से। अगर झांसी की रानी का नाम लिया तो कहीं ऐसा नहीं हो सिंधिया 22 लोगों को लेकर विरोध नहीं। लेकिन इमरती देवी को लेकर जब कमलनाथ का जब बयान सामने आया था इमरती देवी को लेकर, खुद राहुल गांधी ने इस बात को गलत करार दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर भी आप पर होती दिखाई दी, और साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं कमलनाथ का अहंकार जो राहुल गांधी की बात को भी अहमियत नहीं दी जा रही है। देखिए, ये हमारी पार्टी का मसला था, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय दी थी, हमारे यहाँ स्वतंत्रता। जब सिंधिया जी के बारे में व्यक्तिगत राय थी, सिंधिया जी को स्वतंत्रता थी, वो जब बाहर चले गए तो उनका जो चरित्र है वो सामने आ गया। ये हमारी पार्टी के अंदर की बात, भारतीय जनता पार्टी उसको इंगित करने वाली कौन है? वो अपने यहाँ की तो देखें, हमारे यहाँ किसने क्या बोला, क्या नहीं बोला। चुनाव आयोग को जवाब दिया था, आइटम शब्द जो बोला था वो सारी जनता को मालूम है, जनता की तरफ से आवाज आ रही थी, और उन्होंने एक वस्तु को लेकर बोला था, किसी महिला को लेकर नहीं बोला था, इंगित भी उस तरीके से नहीं करा था, भाव भी होते हैं किसी चीज को बोलने के। वही बात विशाल लाल ने क्या शब्द बोला था मैं बोल नहीं सकता यहाँ, उसका एक ही मतलब होता है। लेकिन उसका क्या हुआ, चुनाव आयोग ने कुछ करा नहीं करा, दबाव में। लेकिन विशाल लाल को लेकर बात की जाए, उनके बयान को लेकर जब चौतरफा निंदा हुई तो खुद गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सामने आए, उन्होंने खेद भी प्रकट किया था। राकेश जी, देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी खेद प्रकट कर रहे हैं, जिसने बोला उस पर क्या कार्रवाई हुई। कमलनाथ जी ने भी खेद प्रकट कर दिया था जी, अगर आपको किसी को बुरा लगा है तो खेद प्रकट कर दीजिए। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? तो देखिए, दो चीजें हैं इसमें कि आपने बताया कि नरोत्तम मिश्रा जी ने खेद प्रकट किया, बात समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप ये देखिए कमलनाथ जी जो है वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो बिसाहू लाल जी जो है वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं है। तो आप इस चीज को संज्ञान में ले, उस पर धारणा बना कर। मंत्री तो है आपके, मंत्री आपसे खाली रह सकते हैं, महिलाओं का अपमान कर सकते हैं। राकेश जी, आपकी बात हो रही थी, गुरनेज जी खामोशी से आपकी बात सुन रहे थे। राकेश जी, जब आप बोल रहे थे गुरनेज जी खामोशी से आपकी बात सुन रहे थे, मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ भी आप गुरनेज जी की बात सुनिएगा। लगता है वो कोई मान्य नहीं करता है जी। मैं जब तक ये चुप नहीं होंगे मैं नहीं बोलूंगा। जी गुरनेज जी बोलिए। आप गलत बोलेंगे तो बिल्कुल इंटरप्रिटेशन होगा। आप राकेश जी, आप अपनी बात रख रहे थे, गुरनेज जी खामोशी से सुन रहे थे। जी गुरनेज जी, अपनी बात जारी रखिएगा।
और यदि आइटम शब्द इनका इतना ही सही था तो जिस भी संदर्भ में कमलनाथ जी ने बोला, तो मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमलनाथ जी ने कहा था राजनीति में जो भी है वो आइटम है, तो उसी संदर्भ में जो भी उनकी मंशा थी, सोनिया गांधी और प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के बारे में भी आइटम बोल के दिखाए, ये 2 दिन कांग्रेस पर टिक सकेगा तो मैं मान लूंगा। तो कम से कम आपके बिसाऊलाल सिंह के परिवार के बारे में वो बोल के बुलाते हैं, उन्होंने बोला बोल देंगे वो बिसाऊलाल ने जो बोला है वो आपके नरोत्तम मिश्र। इसी बात को लेकर पंकज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके पास आपसे बात करूंगा। पंकज जी क्या लगता है इस पूरे चुनावी विषय में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया? राकेश जी, गुन्ना जी, दोनों को रोकना चाहूंगा, पंकज जी से जानना चाहूंगा। राकेश जी, गुन्ना जी, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा। पंकज जी क्या कहेंगे जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया बयानबाजी में, इन शब्दों के बीच एक जो विकास के मुद्दों की बातें थी वो कहीं ना कहीं नदारद होती नजर आई, और पूरा जो सियासत का टर्निंग पॉइंट बना वो रहा कमलनाथ का आइटम वाला बयान। उसके बाद लगातार जो शब्दों का खेल यहाँ पर खेलते दिखाई दिए, आइटम वाली बात आती है और टाइगर वाली बात आती है, यहाँ पर कुत्ते तक बात यहाँ पर पहुंचती दिखाई देती है, और ना जाने यहाँ पर। तो क्या लगता है राजनीति का स्तर बढ़ा जा रहा है शब्दों को लेकर? देखा जाए पागल होता है तो जनता क्या करती है, आपको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। राकेश जी यहाँ पर खुद अपने आप को कुत्ता बोल रहे हैं। पंकज जी क्या कहेंगे इन तमाम बातों को लेकर? इससे अच्छा गुन्ना जी, मैं पंकज जी से बात करूं फिर आपका भी रुख करूंगा। पंकज जी क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ये बनी हुई है कि जो मीडिया है, देश और मीडिया जो इसने अपना जो खतरा है जी, ये राजनीतिक दलों के सामने और जो बड़े नेता हैं इनके सामने रख दिया है जी कि इस कंधे पर आप अपनी बंदूक रखिए और हमारे ऊपर। आप मुझको ये बताइए कि यदि आप सिंधिया के और कमलनाथ के या शिवराज सिंह के उल्टे सीधे जो वाहियात किस्म के बयान हैं जी, अगर आप तो बयान को प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्या आप क्या समझ रहे हैं कि आप मीडिया, क्षमा कीजिएगा मैं आपको यानी मैं मीडिया को लक्ष्य कर रहा हूं कि यदि मीडिया इन बयानों को दिखाकर उनको एक्सपोज करना चाह रहा है तो देखिए वो आज से 50 साल पहले एक्सपोज होते हैं, लेकिन उनके एक्सपोज होने का समाज को कोई लाभ नहीं मिला या उनमें कोई बड़ा परिवर्तन आया जी, वो आपके इन बयानों को दिखाने का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए वो ये मानते हैं कि मीडिया, राजनीतिज्ञों के लिए मीडिया एक आवश्यक बुराई है, लेकिन वो उस बुराई को झेलते हैं और मीडिया का अपने हितों के लिए पूरा उपयोग करते हैं जी। तो ये मीडिया को देखना चाहिए कि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को बजाय उसके राजनीतिज्ञों के पीछे भागने के, कैमरे लेके या कलम लेके पीछे भागने के या स्टिल कैमरा लेके भागने के पीछे जरूरत नहीं है। ये जमाना चला गया। एक जमाना था जब वो भागते नहीं थे और उनके पीछे जो है ये नेता भागते थे कि आप हमारे इन मुद्दों को उठाइए, हम समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं जी। लेकिन आज उल्टी स्थिति है, तो इसके लिए मीडिया दोषी है। ये बयानात जब जिस दिन से बंद हो जाएंगे उस दिन से इनके जमाने भी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से पुरानी बात को लेकर आप बात कर रहे हैं पंकज जी, एक बात यह भी कही जाती रही है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। भले उस बात को पहले जमाने में पहुंचने में दूर तक वक्त जरूर लगता था, लेकिन आज सोशल मीडिया का वक्त है, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में निकली हुई बात पल भर में दूर तक चली जाती है और उसको लेकर जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्या कहें इसे लेकर? देखिए, सोशल मीडिया की बात मैं मानता हूँ। सोशल मीडिया में अगर अच्छाइयां हैं तो उससे कहीं ज्यादा बुराइयां हैं, लेकिन के द्वारा इन सबको रोका जा सकता है। लेकिन कानून का अपना, मैं मानता हूं कि कानून का भी अपना एक सीमा है उसकी, क्योंकि निजता का जो कानून होता है उसका आप वायलेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों पे तो नियंत्रण रखा जा सकता है। राजनीतिक दलों पे नियंत्रण रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि ये सारे दल जितने भी हैं, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सुविधा से इसको ढाला हुआ है, ये इसमें परिवर्तन करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर इसमें परिवर्तन किया तो ये जितने भी तागी और गुंडे बदमाश जो पार्टियों में आ गए हैं, जो मंत्री बन गए हैं, जो सांसद बन गए हैं, जो विधायक बन गए हैं, जो MLC बन गए हैं, जो बड़े बड़े के पदों पर बैठे हुए हैं, इनकी सारी जो इनका दाना पानी और जो हुक्का पानी है सब बंद हो जाएगा। और ये बंद होने से राजनीतिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, जो उन्होंने जो सिस्टम बना के क्रिएट किया हुआ है। तो मुझको ऐसा लगता है कि सभी दल इसमें राजी हैं कि इसी एक कहना चाहिए सवाल मार की व्यवस्था को चलाया जाए, और इसमें जब तक कोई या तो कोई जन आंदोलन खड़ा हो
या चुनाव आयोग सेशन की तरह कोई बहुत बड़ा कदम उठाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें अपने मैं कहता हूं कि अगर जनहित का मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर रहा है, उसके बाद भी उस पर ये आरोप लगते हैं कि वो उल्लंघन कर रहा है, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रहा है। तो मेरा कहना है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दे, राष्ट्र हित में ऐसी लक्ष्मण रेखाओं को क्रॉस करने में कोई बुराई नहीं। जी चलिए बिल्कुल पंकज जी, चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को अपडेट बता दूं क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत अभी तक निकलकर सामने आया है। बिहार की बात करें तो यहां पर 32.82% अब तक वोटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र जो है मरवाई सीट, उस पर उपचुनाव होना है, तो यहां पर 41.46% अब तक वोटिंग हो गई है। देर बज रहा है यहां पर। और आपको बता दें इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वोटिंग प्रतिशत का, वो रहा है कि 42.71% तक अभी तक मतदान हो चुका है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 29.97, उत्तर प्रदेश का काफी कम आ रहा है। यहां पर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है चल रहा है। इसको लेकर वोटिंग लगातार जारी है। हालांकि कई क्षेत्रों से जो है हमारे संवाददाताओं से जब हमने बात की थी तो विकास को लेकर जो है जनता में एक बड़ी चाहत अभी भी बनी हुई है और उसी के नजरिए से आज भी विकास को के जो मन में रखकर जो है वोट डालने मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। राकेश जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरह कमलनाथ को लेकर बात की जाए तो पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश को लेकर देखा जाए, जब 2018 को लेकर तैयारियां शुरू हुई थी, कमलनाथ को एक और जिम्मेदारी दी गई थी, वो थी प्रदेश अध्यक्ष की। एक बड़ी भूमिका निभाती दिखाई दी है। सत्ता परिवर्तन यहां पर हुआ, उसके बाद 15 महीने बाद सरकार जो है गिरती दिखाई देती है और उसके बाद से भी हर एक जिम्मेदारी कमलनाथ के कंधों पर ही होती नजर आ रही है। क्या कहें, कोई और चेहरा नहीं है क्या कांग्रेस में? देखिए, सरकार जो गिरी हुए धोखे के कारण गिरी जी। उसकी वजह ये नहीं थी कि कोई असंतुष्टि है या कार्य नहीं हो रहे हैं या विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। ऐसे में भी एक एक मतदाता जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है, उसको बार बार बताने की भी जरूरत नहीं है। रहा सवाल कमलनाथ जी का नेतृत्व करने का, अगर उनका नेतृत्व हर कांग्रेसी को स्वीकार है तो फिर किसी दूसरे दल को क्या आपत्ति हो सकती है? आप केंद्र में देखें, सिर्फ 2 लोगों की बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इसके सिवा कोई नहीं है। एक से एक अच्छे लोग मौजूद हैं जो बीजेपी अध्यक्ष बन सकते थे, उस समय नहीं बने थे। एक से एक अच्छे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जो केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री बन सकते थे, उन्हें नहीं बनाया। तो ये एक अपनी एक परंपरा होती है, एक तरीका होता है कार्य करने का, जो उनको कैपेबल लगता है उस पार्टी ने बनाया। हम उस पर कभी टिप्पणी नहीं करते। आज कमलनाथ जी अगर नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे सेनापति हैं, और वो अगर ये सारे पद संभाल के सब पार्टी को एकजुट लेकर लड़ा रहे हैं, वही इसके लिए राकेश अगर बीजेपी में देखा जाए तो काफी बड़ी टीम तैयार की गई थी चुनाव प्रचार को लेकर, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ को ही जो है देखा गया। हालांकि दिग्विजय सिंह बीच बीच में अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे, तो क्या वजह मानी? निश्चित तौर पर जनता का जो साथ है, जनता का जो विश्वास है कमलनाथ जी पे, वही मुख्यमंत्री। जनता ने ये भी देखा कि कैसे चलती हुई सरकार को किस तरीके से दोहराभागी करके गिराया गया। जनता का जो सिंपैथी बोले या जो साथ बोले या वोट बोले, वो सिर्फ कमलनाथ जी के नाम पे है। कमलनाथ जी की वजह से आज मतदान प्रतिशत बढ़ा है। कमलनाथ जी की कैंपेन की वजह से कांग्रेस आज वापस खड़ी हुई है। इस परिस्थिति में दावा कर रही है कि 28 के 28 सीट लाएंगे, क्योंकि एक ही चेहरा था जिस पर जनता ने विश्वास करा था, उसी पे ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा। बाकी सारे कांग्रेस के नेता उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे चलिए बिल्कुल इस एकता का नतीजा कितना निकलकर सामने आएगा 10 तारीख को पता चल जाएगा। क्या कहेंगे गुरलेश जी, और आपकी तरफ से जो लंबी फहरिस्त थी दिग्गज नेताओं की, सभी तकरीबन चुनाव प्रचार करते दिखाई दिया, और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ पर जनता विश्वास जताती दिखाई दे रही है और इस नारे को बुलंद करती कांग्रेस लगातार दिखाई दे रही, तो क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए सर, हमारे कांग्रेस के मित्र अभी बता रहे थे कि इनके तमाम नेताओं ने जिस प्रकार से प्रचार किया, इनके किस नेता ने प्रचार किया, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की कंप्लीट जो स्टार प्रचारकों की सूची थी वह रणभूमि में थी, वह ग्राउंड में थी, वह जनता से मुखातिब थी। लेकिन यहाँ तो केवल एक ही चेहरा था कमलनाथ जी का खुराफात करने के लिए। ये बात सच है कि बीच बीच में दिग्गी राजा को उधर भेजते रहते थे, तो कमलनाथ जी और दिग्गी राजा ये ही पूरा गेम चला रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अजय सिंह, राहुल भैया कहाँ थे, अरुण यादव जी कहाँ थे, सुरेश पचौरी जी कहाँ थे? आपने जो सलाह नहीं सुनी है, अरुण यादव जी भी साथ थे, अजय सिंह जी भी साथ थे। आप क्या अपडेट नहीं है? सारी सभाओं में साथ थे, आप भ्रम फैला रहे हैं, फिर आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके शिवराज सिंह का चेहरा स्वीकार नहीं है, आपके अनेक नेता है, नरोत्तम मिश्रा भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, गोपाल भार्गव भी है, शिवराज सिंह चौहान भी है, अन्य भी आ जाएंगे बहुत, वो स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है। तो शिवराज सिंह चौहान एक चेहरा नहीं होने की वजह से उनका कोई होल्ड नहीं है। आप तो ईडी शर्मा खुद चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, वो खुद कोशिश कर रहे हैं, तो आपका तो
राकेश जी पूरी होने दीजिए। राकेश जी मेरे पास चेहरा था, राकेश जी गुल्ले जी खुद भी बोलना शुरू करते हैं, आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। राकेश जी वैसे ना गुल्ले जी की बात सुन पाएंगे, उसका जवाब ना आप दे पाएंगे, ना गुल्ले जी आपकी बात सुन पाएंगे। जैसे ही ना गुल्ले जी शुरू करते हैं आप फिर बीच में बोलने लगते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि गुल्ले जी की आप बात सुनिए, आपको लग रहा है कि फिर मैं आपको भी मौका दूंगा बोलने का। क्या जी गुल्ले जी बात जारी रखिएगा। क्या है कि आज जो है ना ये चला चली की बेला है कमलनाथ जी की। जब हमने पहले कहा था चला चली की बेला है कांग्रेस सरकार की, तो वह भी सिद्ध हुआ। आज शाम को आप एग्जिट पोल आने थे, ये तो परदेसी है कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश है, इनका क्या नाता, ये मध्य प्रदेश छोड़ के निकल जाएंगे। अपने बेटे को छिंदवाड़ा जब तक थे उनके पास छिंदवाड़ा देखेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली की राजनीति करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टी के महासचिव वगैरह बना देंगे और दिल्ली की राजनीति करते रहेंगे। तो ये इनका आखिरी समय चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति का, उसको हम देख रहे हैं हिस्ट्री को कमलनाथ जी की बिगड़ते हुए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, मध्य प्रदेश में जिस तरह की इन्होंने शब्दावली का उपयोग किया है, जितना गिरे स्तर पर ले गए हैं, जनता कहती है, हम नहीं कहते कि ये तो आइटम कांग्रेस बन गई है। तो आइटम कांग्रेस को सरकार को कोई नहीं देगा मेरे भाई, आइटम कांग्रेस को दिल्ली भेजा जाएगा राहुल गांधी जी के पास, जनता के पास। तो बिल्कुल गुर्रे जी, लेकिन जिस तरह चेहरे को लेकर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब नाम निकलकर सामने आया तो कहीं ना कहीं वो तरजीह ग्वालियर अंचल संभाग में सिंधिया को नहीं दी गई। चाहे चुनाव प्रचार को लेकर बात की जाए या दूसरे मामलों को लेकर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनको जो है दूरी बनाते हुए रखा गया है बीजेपी की तरफ से। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं डर है बीजेपी में कि जिस तरह से तस्वीरें मध्य प्रदेश में सियासत की बदलती दिखाई दे, उसका खामियाजा बीजेपी को ना भुगतना पड़ जाए? नहीं, आपकी बताइए मुझे सर कि ग्वालियर के कौन सा मंच था जिस पर मुख्यमंत्री जी हो या वी डी शर्मा जी हो और वहां पर ज्योतिरादित्य कई जगह की विरोध की तस्वीरें भी सामने आई थी। फिर देखिए, तो ये सब जो बातें अलग हैं, आप देखिए कि सर्वोच्च स्तर पर आप देखें, चाहे जेपी नड्डा जी हो उनके साथ आपको दिख जाएंगे सिंधिया जी, चाहे वीडी भाई साहब के साथ दिख जाएंगे, चाहे कैलाश जी के साथ दिख जाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री महोदय के साथ दिख जाएंगे। तो पार्टी का जितना भी उच्च नेतृत्व है दिल्ली से लेके भोपाल तक, वह सबके तो वो खास है। आज के समय स्टार प्रचारकों की सूची में 10वें नंबर पर रखा जाता है और आपका हाईटेक जब रथ रवाना होते हैं उनकी तस्वीर नदारद रहती है, क्या कहेंगे? अच्छा, आप बताइए मुझे कि अमित शाह जी की तस्वीर थी क्या उस रथ पर? नहीं थी। तो क्या अमित शाह जी तो आज आप मान के चले कि जो सर्वोच्च नेताओं में से हैं भारतीय जनता पार्टी के देश में, तो हमारी पार्टी का सिस्टम है किसी तस्वीर कहाँ रखनी है। तो जब अमित शाह जी की नहीं थी तो आप ऐसे विषय उठने ही नहीं चाहिए ना। चलिए, क्या कहेंगे पंकज जी, चेहरों को लेकर बात हो रही है और माफ करो महाराज अब की बार शिवराज, इस तरह का नारा 2018 में सुनाई दिया था, लेकिन महाराज और शिवराज इस बार जो है उपचुनाव में साथ जोड़ी बनकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर अलग रणनीति के तहत जो है वोटों की मांग करते दिखाई दिए, तो क्या लगता है चेहरों को लेकर? एक मात्र कमलनाथ जी कांग्रेस की तरफ से आगे बढ़ते दिखाई दिए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से काफी लंबी फहरिस्त रही, काफी लंबी टीम जो है चुनाव प्रचार करती दिखाई दी। क्या कहे से लेकर? कांग्रेस कमान है उनके साथ अब मजबूरी हो गई कि उनके पास कोई नेतृत्व नहीं बचा है जी। अब देखिए कमलनाथ के अलावा कोई विकल्प था नहीं, जितने और विकल्प थे वो सारे आजमाए जा चुके। सुरेश पचौरी हो या अरुण यादव हो या कांतिलाल भूरिया हो और बाकी जो लोग हैं वो पृष्ठभूमि में चले गए हैं या है नहीं, या फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ऐसी स्थिति दिग्विजय कमलनाथ के अलावा जब कोई बचता नहीं है, दिग्विजय सिंह के बारे में ये हाईकमान का अभी भी मत है कि ये चेहरा अच्छा है, लेकिन वो भी है संगठन के कुशल चितेरे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जनता में अभी भी एक्सेप्टेबल है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो कमलनाथ के जो वृद्ध कंधे हैं, इनके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे मजबूत हो सकते हैं और उनको इस कारण से हाईकमान ने ये दायित्व भी सौंपा है। अभी तक जब से पहली बार उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तब से वे अभी तक अध्यक्ष हैं। वे मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद भी अध्यक्ष रहे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से हट गए, तब भी अध्यक्ष रहे, उसके बाद उन्होंने नेता का भार संभाला, उसके बाद भी अध्यक्ष रहे। इसका मतलब ये है कि पार्टी के पास और कोई चेहरा नहीं है और कमलनाथ पार्टी के नेता नहीं, कमलनाथ पार्टी की व्यवस्था है, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो पार्टी के पास चेहरा नहीं है, ये अक्सर ये बात कही जाती रही है कांग्रेस के लिए कि गुटबाजी कहीं ना कहीं हावी होती रही है पार्टी पर। जी जी,
पंकज जी, जिस तरह से देखा जाए चेहरों को लेकर, नेतृत्व को लेकर कमलनाथ को ही आगे किया जाता रहा है। या एक बात तो ये निकलकर सामने है कि नेतृत्व नहीं है और जिम्मेदारी को लेकर उनको मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है, तो शायद यही वजह रही कि उनको आगे बढ़ाता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें भी लगातार निकलती रही, किसी से छिपी नहीं है कि कांग्रेस पर गुटबाजी भी समय समय पर हावी होती रही है। तो यही वजह मानी जाए कि कमलनाथ को आगे किया जाता रहा है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो भी एक कारण है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हाईकमान ने किसी और नेतृत्व को, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का अवसर दिया हो, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हो, क्षमा करें। जैसे मीनाक्षी नटराजन है, जीतू पटवारी और मंगल सिंघार है। इसके अलावा ये जो कुछ चेहरे हैं जो उनको आगे करने की कोशिश की है, लेकिन ये इनमें वो ऊर्जा उस प्रकार की नहीं है। देखिए, आप अगर विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, या आपको पार्टी का राष्ट्रीय पद सौंप दिया जाता है, तो कोई आवश्यकता, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बड़े नेता के रूप में समाज में या मतदाताओं के बीच में या पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय हो सकते हैं, या आप वहां पे स्वीकार हो सकते हैं। जो चीजें ऐसी होती है कि एक जन नेता का एक जो स्वाभाविक नेतृत्व होता है, वो नेतृत्व वो पार्टी के पदों से हटकर स्वाभाविक रूप से उभरता है। ऐसे नेता कांग्रेस में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन अभी भी कांग्रेस में अभी भी बहुत अच्छे वक्ता है जिनको पार्टी कभी कोई पद नहीं दिया गया या उनको कभी आगे लाया नहीं गया। तो अगर ऐसा पार्टी में होता रहेगा, जैसे आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में संघ से उठाकर उनको सीधे जो है महामंत्री बनाया विष्णुदत्त शर्मा को, और वहां से उठाकर सीधे उनको जो है अध्यक्ष का प्रभार। तो ये जो एक बड़े निर्णय लेने की जो भारतीय जनता पार्टी में क्षमता है, वो कांग्रेस के भीतर नहीं है। कांग्रेस में जो है उसी घेरे के अंदर जो है वो नेतृत्व सिमटता रहता है। प्रभात झा को जब बनाया था, तो प्रभात झा मीडिया के इंचार्ज थे जी, बिल्कुल। तो वहां से हटा के दिल्ली में लूप लाइन में बिठा दिया गया, लेकिन वहां से राज्यसभा में आगे, राज्यसभा में आके वो 3 साल पार्टी का अध्यक्ष है। बिल्कुल, क्या कहेंगे राकेश जी, नेतृत्व को लेकर बात की जाए तो कमलनाथ को पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी देती कांग्रेस नजर आ रही है और उन पर पूरा भरोसा भी जताया जा रहा है। और खुद आप भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनका जो मैनेजमेंट है, उनकी जो रणनीति है, उस पर भरोसा है। और खुद कमलनाथ ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे जनता पर भरोसा है कि जिस तरह से मेरे साथ छल किया गया, कपट किया गया और धोखा देकर सरकार गिराई गई, आखिर मेरा कसूर क्या था। इसके अलावा आप एक सर्वे भी करवाते जिसके बल पर आप दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पूरी की पूरी 28 सीटें जो है कांग्रेस जीती दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है, जिस तरह से आपके अंदर यह आत्मविश्वास आया, ऐसी कौन सी रणनीति, ऐसे कौन से बिंदु लेकर आप आगे चले जो जीत का पुरजोर तरीके से दावा करते दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो चुनाव था, इस चुनाव को हमने मुद्दे से भटकाने की बीजेपी ने लाख कोशिश की। कभी आइटम वाले बयान पे, कभी अन्य बातों पे, कभी विकास के मामले पर लेके। ये चुनाव सारी बातें विकास की, सरकार चलाने की, मंत्री बनने की, सब बात की थी। सवाल ये था कि चुनी सरकार जो चल रही थी वो गिरी क्यों? गिरने की वजह क्या थी? गिरने की वजह बहुत सीधी थी। विधायकों को खरीदा गया, खरीदने के बाद सरकार गिराई गई। ये जनता की समझ में सीधी बात आई। अगर आपका घर सुरक्षित नहीं है तो आप कैसे विकास का काम करोगे? अगर अभी आप मान लीजिए कि ऐसे लोग विधायक बन जाते हैं, तो आप अपने विधानसभा में क्या उदाहरण दोगे कि ये व्यक्ति पहले कांग्रेस से विधायक था, अब ये बीजेपी में आ गया, अब इसको बनाया। यानी वही गद्दार आप घर में पैदा करेंगे, जो बच्चा आपका बड़ा होगा, बाद में जाके वो माँ बाप बदल लेगा। आज से कुछ महीने पहले ये बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, आज बोलते हैं भाजपा हमारी माँ है। वही सिंधिया जी जो लाख गालियां देते थे मोदी जी को, लाख बुरा बोलते थे, आज भाजपा वाले उनका बैग और जूते चप्पल उठा के चल रहे हैं। तो कहाँ संस्कार बचे हैं? आप तो सिर्फ सत्ता चाहते हो कि कैसे रहना। आप 3 साल की तो सत्ता बची है, 2.5 या 3 साल की। मतदाता भी ये जानते हैं कि 3 साल बाद फिर चुनाव आ जाएंगे, तो वो क्यों ऐसे व्यक्ति को जिताएंगे जिसने उनके वोटों के साथ धोखा करा है, जिसने जनता के साथ धोखा करा है, लोकतंत्र के साथ धोखा करा। विकास तो अपनी जगह कायम है, आपको पानी बिजली सब वो रोज आज भी मिल रही है, चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की सरकार हो। मुद्दा ये है कि किस व्यक्ति को आप चुन के विधानसभा भेज रहे हैं। अगर ये लोग आज खत्म नहीं हुए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जी चलिए गुरु जी, क्या कहेंगे इस उपचुनाव में? हालांकि कहने को तो ये उपचुनाव है, लेकिन जिस तरह से माहौल बनता दिखाई दिया किसी आम चुनाव से कम नहीं है। 28 विधानसभा सीटों पर, और एक विधायक ने चुनाव से पहले इस्तीफा दिया कांग्रेस की तरफ से। 29 सीटें हो गई हैं खाली, लेकिन 28 पर फिलहाल चुनाव हो रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये कहा जा रहा है कि
उनको जो दल बदल कर लेकर गद्दारी का जो आरोप लगातार लगता रहा और उसको लेकर कमलनाथ फिर बार बार ये बात कहते दिखाई दिए हैं कि जनता पर मुझे भरोसा है, आखिर मेरा कसूर क्या था जो इस तरह मेरी सत्ता गिराई गई। एक इमोशनल कार्ड खेलने की उन्होंने कोशिश की। क्या लगता है, एक तरफ महाराज और शिवराज की जोड़ी है, दूसरी तरफ इस तरह के इमोशनल बयानबाजी कमलनाथ की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ अभी जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि आपके घर में इस प्रकार से होगा तो क्या विकास करेंगे। भाई, आपका हाउस ऑर्डर में नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हाउस को ऑर्डर में रखें, ना कि जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके हाउस को ठीक किया जाए। दूसरा ये कह रहे हैं कि विकास की कोई मुद्दा नहीं है, विकास तो जल पानी बिजली सब मिलता रहता है। अभी तो ये देखना है किसको विधानसभा बेच रहे हैं। मेरे भाई, जनता के विकास के लिए चुनाव होते हैं, जनता के कामों के लिए चुनाव होते हैं। किसी व्यक्ति को सांसद या विधायक बनाने के लिए चुनाव नहीं होता डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का उद्धार हो। डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल बना के आप भेजे और रिस्पॉन्सिबल खरीद फरोख्त डेमोक्रेसी का मतलब होता है, खरीदना बेचना डेमोक्रेसी का सिद्धांत है। का मतलब यह होता है खरीदना डेमोक्रेसी होती है। 35 करोड़ रुपए देकर खरीदना डेमोक्रेसी है। कौन सी डेमोक्रेसी है? जब इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की डेमोक्रेसी देखा कि उनके मंत्री होते हुए, उनके विधायक होते हुए सरकार सही नहीं चल रही है, सरकार दलाली का अड्डा बना रही है, भोपाल को सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो उनका तो आप करते हो, दलाली आप करते हो, कांग्रेस का दलाली करते हो। उन्होंने तो अपना पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो था उसको पूर्ण रूप से निभाया है सर। जी बिल्कुल जी गुलेर जी, बात जारी रखिए। तो आप ये देखिए कि इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए इन लोगों के, कांग्रेस के, और विशेषकर ये आइटम कांग्रेस जो संजय गांधी की कोठरी में से निकली है, उसके लिए तो राजनीति और लोकतंत्र और चुनाव का मतलब है स्वयं का विकास करना। और जो कमलनाथ जी आज बेचारगी दिखा रहे हैं, ये वही कमलनाथ थे ना जो इमरजेंसी के समय इंडियन एक्सप्रेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठा दिए गए थे ताकि जो वाणी की स्वतंत्रता होती है उसका गला घोट सके। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार महोदय बेटे, इनसे पूछ लीजिए कि इंडियन एक्सप्रेस के बोर्ड में इनको बिठाया था कि नहीं बिठाया था उस समय जब इंडियन एक्सप्रेस काले रंग से अपना एडिटोरियल निकालता था। तो ये इन लोगों के इतिहास से ये इनका कर्तव्य है और इनकी प्रवक्ता की वाणी जो है वो सब कुछ खुल के बोल रही है कि इनकी मंशाएं क्या है, इनका विचार क्या है। चलिए, बिल्कुल मंशा क्या है, विचार क्या है, ये बात है जनता को लेकर भी जाहिर कब होगी, 10 तारीख तक इसका इंतजार करना पड़ेगा कि जनता के मन में विचार क्या है, उसकी मंशा क्या है। अंतिम प्रतिक्रिया छोटी सी पंकज पाठक जी आपसे लेना चाहूंगा। एक तरफ वचन पत्र, दूसरी तरफ घोषणा पत्र तैयार किए गए बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से वचन पत्र। हालांकि मुद्दों की राजनीति कहीं ना कहीं चुनाव आते आते धूमिल होती नजर आई और जो एक बड़ा मुद्दा इस पूरे चुनावी समीकरण में देखने को मिला वो रहा किसान कर्ज माफी। क्या लगता है किस तरह का माहौल बनता दिखाई देगा? क्योंकि आज जब सुबह से हम कवरेज कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर जगह जगह जा रहे हैं, तो वहां मतदान केंद्र पर मतदाता के मन से सिर्फ एक ही बात निकल रही है, विकास होगा तो अच्छा लगेगा। क्या कहें? देखिए, मुद्दा ही नहीं है। जी, मुझसे पूछा है आपने? जी पंकज जी आपसे ही। हाँ जी, क्योंकि मतदाता हमेशा विकास के बारे में ही सोचता है और विकास ही चाहता है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा फ्री की योजनाएं और बहुत ज्यादा चुनाव के समय जो है ये इस प्रकार के जो अनैतिक आचरण किए जाएंगे, राजनीतिक गलत बना, तो ये मतदाताओं को भटकाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। मतदाता कभी इन चीजों में आता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इस प्रलोभन के जरिए जो है अपने पास आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। तो लेकिन इस सब के बावजूद मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे समाज के अंदर भी हैं। लेकिन अगर विकास की अवधारणा देखिए, विकास के आज झुग्गी बस्ती में कौन नहीं चाहता है कि उनके जो है पक्के मकान बना के नहीं दिए जाए। तो विकास सभी लोग चाहते हैं, सड़कें लोग चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी हमारा है, बिजली है, पानी है, ये सभी लोग चाहते हैं। और आज ये बुनियादी चीजें ही लोगों को शहर में उपलब्ध नहीं है। देखिए, समय के साथ जब शहर का विकास होता है, आप अगर गांव का विकास करेंगे तो लोग गांव से शहर में नहीं आएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि न तो शहर का विकास है न गांव का विकास है।
चलिए बिल्कुल पंकज जी, एक तरफ वचन है तो दूसरी तरफ संकल्प भी है। कौन संकल्प निभाता दिखाई देगा, कौन वचन अपने पूरे करता दिखाई देगा, जनता तय करने वाली है। 10 तारीख को नतीजा आएंगे। आप तीनों ही मेहमान, राकेश सिंह यादव कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुरनेज शेख बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पंकज पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह देखा जाए मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है और देखा जाए तो पूरी जो लड़ाई, पूरी जो चुनौती है सत्ता को लेकर एक अलग अंदाज में, एक अलग तस्वीर के साथ सामने होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए सत्ता को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने के लिए जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। यह इतिहास में पहली बार ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि किसी एक राज्य में पहली बार इतनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, उसको बीजेपी मुद्दा बनाती दिखाई दे रही है। योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं खरीद फरोख्त की बात करते हुए कमलनाथ की सरकार जिस तरह से गिरी, इस चीज को इमोशनली अंदाज में प्रेजेंट करते हुए कमलनाथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। फिलहाल जनता के मन में, जनता के दिमाग में क्या कुछ असर देखने का पड़ता दिखाई देगा, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। और हालांकि मतदान लगातार जारी है और मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करूं इससे पहले एक बार फिर जो है वोटिंग प्रतिशत आपके सामने रख देता हूं। बिहार को लेकर देखा जाए तो बिहार में अब तक 32.82% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की एक मरवाई सीट पर मतदान लगातार जारी है। 41.46% यहां पर वोटिंग अब तक रिकॉर्ड की गई है। 2 बजने को है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात की जाए, जहां 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है, तो यहां पर अभी तक जो वोटिंग का परसेंटेज सामने आया वो है 42.71। और इसके अलावा 7 विधानसभा सीटें और है उत्तर प्रदेश, जहां पर उपचुनाव है, तो यहां का वोटिंग प्रतिशत अभी 29.97% दर्ज किया गया। फिलहाल देखने वाली बात होगी, दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है वोटिंग प्रतिशत भी लगातार बढ़ता दिखाई देगा। लोग अपने कामकाज से फ्री होकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। अब सत्ता की चाबी जनता के जो हाथ में, फिलहाल किसके हाथ में सौंपती है, कांग्रेस या बीजेपी की, देखने वाली बात होगी। इसके लिए 10 तारीख तक इंतजार करना होगा। यहां पर चर्चा को विराम दूंगा और आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और क्या कुछ जो है मतदान केंद्रों से निकलकर सामने आएगा, लगातार आपके सामने अपडेट देते रहेंगे।